Hello everyone. So this is your most probable topic number 6 and the topic would be defense indigenization. क्यों ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखते हैं। देखिए CAPF एग्ज़ाम में अगर बात करें तो CAPF एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो टॉपिक देखिए ये आपका नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी के अंडर जितने भी टॉपिक आए हैं वो इसमें एनलिस्टेड है। पहला टॉपिक देखिए दैट इज़ Securing India's international border is a challenging exercise for the Indian armed forces. तो अगर आपको इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योर करने हैं तो यू नीड सम कैपेबिलिटी, आपके पास कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सर्विलियंस। और अगर आपके अगेंस्ट कोई असर्टिव एक्शन लिया जाता है तो उसको आप रिपेल करने के लिए या फिर रिटेलिएट करने के लिए भी कैपेबल होने चाहिए। तो इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेज होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, तो इसमें ये वाली चीज़ आप डाल सकते थे कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वेपन्स, ये सभी चीज़ों का इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए, तभी इंटरनेशनल बॉर्डर को अच्छे से गार्ड किया जा सकता है। दूसरा जब ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, इंडो पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी। ये देखो एक मेजर थ्रेट है इंडिया के सामने, इंडो पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट है। तो थ्रेट परसेप्शन देखिए, अगर एक कोलिजिव अटैक हो इंडिया पे बाय दिस चाइना एंड पाकिस्तान, तो इंडिया के जो रिसोर्सेज है वो डिवाइड हो जाएंगे। आप सभी को पता है, हमें वेस्टर्न फ्रंट भी संभालना होगा, हमें ईस्टर्न फ्रंट भी संभालना होगा। दोनों फ्रंट को संभालने से आपके जो वेपन्स हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो लीडरशिप है, हर एक चीज़ डिवाइड होगी। तो किसको कितना देंगे आपको पता है, चाइना के अगेंस्ट यू विल गिव बेटर वेपन्स, बेटर लीडरशिप, आप चाइना के अगेंस्ट देंगे। और यहाँ आप पाकिस्तान के अगेंस्ट यू विल गिव थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ये सभी चीज़ें। बट इन केस ऐसा हो जाता है कि कल को पाकिस्तान भी मॉडर्नाइजेशन कर ले, उनकी न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, उनके अंदर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी काम किया है। तो उनका एक पर्टिकुलरली विजन भी है मॉडर्नाइजेशन को लेके। तो कल को वो भी मॉडर्नाइज हो जाएं और सुपीरियर एक पावर बन के आएँ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो इंडिया को भी इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन। अभी आपने देखा 60% ऑफ आवर डिफेंस नीड्स कहाँ से फुलफिल होती है, रशिया से। तो यहाँ से हमारी जो दैट इज़ अवर जो पर्टिकुलर हमारी ऑटोनॉमी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई इसमें। तो सवाल ये उठता है अभी डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है, और इसका देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री और आने वाला थोड़ा वे फॉरवर्ड, और ये सभी चीज़ें इसके साथ और क्या देखेंगे। हमारे जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जैसे हमारे आप कभी न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में बार बार आता है, एडमिरल अरुण प्रकाश। एडमिरल अरुण प्रकाश बहुत स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिजिनाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को। ये वैसे तो नेवी से हैं, तो ये हर एक चीज़ पे मॉडर्नाइजेशन पे बात करते हैं। आपकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, इंडिया के पास नहीं है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ठीक है। पिछली बार लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, ठीक है, इन्होंने भी एक इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दी थी और उसको कांग्रेस पार्टी ने भी पब्लिश किया था, ठीक है, अपने मैनिफेस्टो के साथ कि इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है कॉम्प्रीहेंसिव, राइट। तो कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, चाइना के पास है। चाइना वाइट पेपर लेके आता है, हर बार वाइट पेपर लेके आता है और उसमें पब्लिश करता है कि उसके नेशनल सिक्योरिटी गोल्स क्या होंगे, किस तरह से वो अचीव करेगा, और उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए भी सबके सामने रखता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया नीड्स अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की बात होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए लेक्चर को देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली डेफिनेशन। क्या है इंडिजिनाइजेशन? इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट टारगेट फॉर इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। ये सभी चीज़ें देखिए, हमने क्या क्या कंडक्ट करा है, एरो इंडिया, डिफेंस एक्सपो, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारा इनिशिएटिव है अभी के टाइम पे, स्ट्रेस कर रहे हैं हम इस पर, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, एरो इंडिया हमने ऑर्गेनाइज कराया है और डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज कराया है, और डिफेंस कॉरिडोर योर पर्टिकुलर आपका काम है, आप कमेंट करेंगे डिफेंस कॉरिडोर इंडिया के अंदर कहाँ पे है। डिफेंस कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, नेम प्लीज़। ओके, सो
नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देखिए इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या है ये देखना पड़ेगा, इंडिजनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं। ये देखिए इंडिजनाइजेशन सेल्फ डिफेंस मतलब वी वुड बी कैपेबल इन केस देयर इज अ टू फ्रंट वॉर। हॉस्टाइल नेबर है हमारे चाइना एंड पाकिस्तान। अभी एक क्वेश्चन दिखाया था ना मैंने आपको, दैट इज सीनो पाक अलायंस इंडियाज सिक्योरिटी, ठीक है, एंड इंडिया सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में पूछा है। यहाँ पे आप डिफेंस इंडिजनाइजेशन के बारे में बात कर सकते थे, कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज, यहाँ पे आप इंडिजनाइजेशन की बात कर सकते थे, ठीक है। एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिजनाइजेशन की बात यहाँ भी हो सकती है। इन्फिल्ट्रेटर आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, यहाँ भी डिफेंस आप बात कर सकते हैं इंडिजनाइजेशन की, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, अभी चाइना के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज किस तरह से है। चाइना अगर इंडिया और चाइना को दोनों को कंपैरिजन करें तो देयर इज अ एसिमेट्री इन पावर, एसिमेट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। चाइना की जो इकोनॉमी हमारे से 5 टाइम्स है, ठीक है। एसिमेट्री की बात करें, एसिमेट्री, चाइना इज जोग्राफिकली मच बिगर, ठीक है। मिलिटरीली भी सुपीरियर है, नो डाउट। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मिलिटरी नहीं है, उसके पास ज़्यादा अगर नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रूप्स देख ले आप, एयरक्राफ्ट कैरियर देख ले, एयरक्राफ्ट देख ले, फाइटर्स देख ले, बहुत सारी चीज़ें, सबमरीन देख ले, तो मिलिटरीली भी एसिमेट्रिक मतलब ज़्यादा चाइना के पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है, राइट। सर्विलियंस की देख लें, उसके पास ड्रोन्स देख लें, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले बॉर्डर के अक्रॉस, ठीक है, ये भी ठीक है। रोड कनेक्टिविटी मतलब मेटल रोड है उनके, सभी ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो सोल्जर्स है वो ट्रेन में ड्यूटी करने आते हैं आपके बॉर्डर्स तक, ठीक है। ड्यूटी उन्होंने 6 या 7 या फिर 8 आवर्स की करी, उसके बाद वो ट्रेन से ही वापस जाते हैं। तो इस तरह का उनका पर्टिकुलर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है आपको ये सभी चीज़ें, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना अब रिवर्स इंजीनियरिंग से बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहा है, खुद ही डेवलप कर रहा है। तीसरा देखिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। अभी अगर आपके पास डिफेंस कैपेबिलिटी अच्छी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो दिस विल बूस्ट अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, ठीक है। ये नहीं कि आप मिसाइल बनाने में सक्षम हो गए तो मिसाइल आपकी दूसरी चीज़ों में भी काम आ सकती है। वो टेक्नोलॉजी हमने एसेट बनाया, ठीक है, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के अंडर हम कैपेबल हो गए क्या करने के लिए, सैटेलाइट को शॉट डाउन करने के लिए, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी किस किसने उसमें काम किया, डीआरडीओ प्लस इसरो दोनों ने, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक ड्रेन। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट में आप और भी लिख सकते हैं कि हम रादर देन बीइंग अ कंट्री जो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब इस तरह से एक इकोसिस्टम तैयार करें अपनी इंडिया के अंदर कि इंपोर्ट ना करके हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें। तो इंडिया इस पे बहुत काम भी कर रहा है, इंडिजनाइजेशन पे। अभी आपने देखा होगा कि पीछे सर्कुलर भी आए हैं इंडिया के, इंडियन गवर्नमेंट के, आपको जैसे सोल्जर्स की अगर बहुत सारे उनकी जो पर्सनल इक्विपमेंट्स होते थे, उनकी ड्रेस होती थी, उनके कपड़े होते थे, बहुत सारे जो मिलिट्री कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती थी, वो सभी आप वो कपड़ा, वो टेक्सटाइल जो है आप इंपोर्ट करते थे, ठीक है। आप क्या करते थे, उसको इंपोर्ट करते थे बाहर से। बट अभी नए नोटिफिकेशन में बोला है कि आपको इंडिजनाइज यहीं से प्रोक्योर करनी है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को आप टेंडर देंगे, ठीक है। और NIFT नेशनल जो टेक्सटाइल आपकी जो यूनिवर्सिटी है और जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक डिज़ाइन भी किया है इंडियन कॉम्बैट यूनिफॉर्म को, नई इंडियन कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक ड्रेन। यस, अगर हम बात करें तो 3% GDP का हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे कितना करते हैं 1.5%, कितना कम। और 3% जब GDP का हम डिफेंस पे खर्च करते हैं, 60% तो उसका हम किस पे, इंपोर्ट्स पे, 60% उसका इंपोर्ट्स पे यूज़ कर लेते हैं। 60 अगर हम टोटल उसकी बात करें तो 60% उससे भी ज़्यादा, मतलब हम किस पे खर्च करते हैं, हम अपना पेंशन्स पे खर्च करते हैं, सैलरीज पे खर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट, क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। अगर इंडिजनाइजेशन करेंगे, आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे FDI कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्लांट लगाइए, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर रशिया के साथ हम बोलते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हम जॉइंट वेंचर है हमारा, उसके बाद बोलते हैं राइफल जो है, असोल्ट राइफल्स AK-47 या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी की, आप यहाँ प्लांट लगाइए आके, ठीक है। अमेरिका को बोलते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए हमारे साथ, यहाँ पे इकट्ठा आके प्लांट लगाइए, ठीक है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज वाई इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है बताइए, वाई इंडिजिनाइजेशन। सिपरी की रिपोर्ट भी है, देखिए इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ये डेटा पुराना है लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया 2022 की रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डेटा है। कैग की रिपोर्ट देखिए, कैग ने रिपोर्ट दी थी जो हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर 90% जो हमारा जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसके जो पार्ट्स हैं 90% हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारी डिपेंडेंस है। इसलिए ये मतलब रीजंस बता रहे हैं हम क्यों हमें इंडिजिनाइजेशन की ज़रूरत है। सिपरी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। कैग की रिपोर्ट बता रहे हैं कि हमारे पास क्रिटिकल कंपोनेंट है ही नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अभी यूक्रेन के साथ जब वॉर हुआ था, हम जो अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट है उसके इंजन कहाँ से लेके आते हैं, यूक्रेन से। काफ़ी जो पार्ट हैं जो आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट के या फिर आपके एयरफोर्स के भी फाइटर्स वगैरह के पार्ट जो यूक्रेन से आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया है स्पेंडिंग अराउंड 4% ऑफ जीडीपी इन डिफेंस, राइट। तो सेल्फ रिलायंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस इंडेक्स का मतलब आपका जो इंडिजिनियस कंटेंट है डिफेंस प्रोक्योरमेंट टू द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, जितना आप खुद बना रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, इंडिजिनसली, और जितना आपको ज़रूरत है मतलब जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिफेंस पे, ठीक है। अगर वो देखेंगे तो ये है आपका सेल्फ रिलायंस इंडेक्स और ये इंडिया का 0.3 है, बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर। हिस्ट्री देखें तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, बस ज़्यादा आप इसमें लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, मेनली पेपर के अंदर भी नहीं लिख पाएंगे। तो चाइना का बात देखें, चाइना 1962 में इन 1962 जब हमने देखा वी वर अनप्रिपेयर्ड फॉर द वार, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और हमने बहुत ही अगर देखें तो डिफीट जो हमारी थी बहुत ही डिसाइसिव डिफीट थी चाइना के अगेंस्ट। उसके बाद देखिए तो इंडिया और पाक वार 1965 में सभी बोलते हैं कि इंडिया जीता, पाकिस्तान उधर से बोलता है पाकिस्तान जीता, बट इट वाज अ स्टेलमेट, ठीक है, इट वाज अ स्टेलमेट। दोनों के बीच टाई था, बहुत था बड़ा, दोनों के बीच टैंक आप आपने देखे होंगे जब आमने सामने थे दोनों के आर्मर डिविजन्स, तो इट वाज अ स्टेलमेट, इक्वली दोनों को डैमेज हुआ। उसके बाद देखिए यूएस इम्पोज्ड एन एम्बार्गो ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। उसके बाद यूएस ने उस पर इंडिया पे एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स, मतलब इंडिया को अगर इंपोर्ट करना होगा आर्म्स का तो उस पर क्या लगा दिया, एम्बार्गो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सोवियत जो हार्डवेयर है, सोवियत मिलिट्री जो आपके मिलिट्री के जो आपके इक्विपमेंट्स है उस पर हमारी 60% डिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए तो इंडिया ने क्या काम किया है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983, ईयर इज़ इंपॉर्टेंट, ईयर आपसे पूछ लेंगे शायद पेपर 1 के अंदर। उसके बाद देखेंगे हमने ज्वाइंटली डेवलप करने की कोशिश की है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल 1998 के अंदर, तो ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए करंट लीगल फ्रेमवर्क, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। और एफडीआई में अभी एफडीआई के अंदर लिमिट क्या है इसकी, डिफेंस अगर सेक्टर में किसी को बाहर वाले को इन्वेस्ट करना है दैट इज़ 49% अंडर गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट्स के रूट से अगर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी तो 49%, ठीक है। और इसके बाद देखिए तो डिफेंस बजट हो गया। उसके बाद देखिए प्रेजेंट स्टेटस क्या इंडिजिनाइजेशन का, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम इंडिजिनाइजेशनली डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हैं। INS विक्रांत, दिस वुड बी इंडियाज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट, राइट। तो ये देखना है आपको। उसके बाद देखें तो तेजस एयरक्राफ्ट, ठीक है, तेजस को तो बहुत मीडिया कवरेज मिला था जिसमें हमारे एयर चीफ उन्होंने भी इस पर्टिकुलर तेजस को उड़ाया था। और उसके बाद जो यूएस के जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने भी आके इसको पर्टिकुलर फ्लाइट टेस्ट किया था, ठीक है। तो कावेरी इंजन पे बेस्ड है। उसके बाद देखें तो प्रोजेक्ट 75 ये आपका सबमरीन पे है। उसके बाद देखेंगे आप धनुष, ये एक आर्टिलरी है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। उसके बाद देखेंगे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बना रहे हैं, निशांत है उसका नाम, रुस्तम भी तो हमने बनाया है ना, रुस्तम। उसके बाद देखेंगे IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, ये सभी हमने बनाई है, आकाश, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि। उसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ब्रह्मोस भी हमने जॉइंट वेंचर किया। अर्जुन टेक हमारा 3rd जनरेशन है, ये भी हमने बनाया है। उसके बाद देखेंगे चैलेंजेस क्या है। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल हर्डल्स। हमारे यहाँ पे जो फाइल है आपकी वो अटकी रह जाती हैं।
इस पर्टिकुलर हार्डल के कारण इंडिया की जो इमेज है, यहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर अगर आप देखेंगे इतने अच्छे नहीं है। तो उनको देखा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो सेंटिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें बढ़ाना होगा। दूसरा देखें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिफेंस फोर्सेस। देखिए, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट पास होने से पहले उसकी रिगरस, बहुत ही रिगरस उसकी टेस्टिंग होती है। रिगरस टेस्टिंग, उसको पता नहीं कितने टेम्परेचर के अंदर यूज़ करते हैं, बर्फ़ में, ठंड में, उसके कितने राउंड मतलब आप मतलब फायर करते हैं विद इन मिनट, उसकी एक्यूरेसी देखते हैं, उसको पटकते हैं, झटकते हैं, मतलब रोने लग जाता है वो आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके सामने जब उसके इक्विपमेंट से ये सभी चीज़ें करते हैं ये डिफेंस ऑफिसर, रोने को हो जाता है। वो सभी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरर और डिफेंस फोर्सेस के बीच में रिगार्डिंग द डिज़ाइन कैपेसिटी एटसेट्रा ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। तो इंडियन आर्मी इन सभी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अदरवाइज़ इंडिजनाइजेशन के चक्कर में वो ये सभी चीज़ें अप्रूवल नहीं करेगी जो उनकी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और इतना मतलब उस एरिया के अंदर वो काम नहीं कर सकेंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। तो ये सभी चीज़ें। दूसरा देखेंगे हम सबसे ज़्यादा डिफेंस का जो बजट है वो 60% हम बात कर लिए कि रिटायरमेंट, पर्क्स, बेनिफिट, इन सभी चीज़ों पे खर्च करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वुड बी सजेशन टू इम्प्रूव इंडिजनाइजेशन। देखिए, शिकाटकर कमेटी, बहुत सारे आप रिकमेंडेशन देते हैं, सर शिकाटकर कमेटी की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, कोट कीजिए ना। ठीक है, कोट कीजिए, यहाँ पे ज़रूरत है शिकाटकर कमेटी की। डिफेंस इंडिजनाइजेशन के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी की कोट कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद जो शिकाटकर कमेटी इन्होंने बोला था कि टिट टू टेल रेशो ये हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ये बेटर करनी पड़ेगी। मतलब जो मिलिट्री फार्म्स हो गए आपके, अननेसेसरी पोस्टल सर्विस हो गई और ये सभी चीज़ें आपको क्या ज़रूरत है मतलब 21st सेंचुरी के अंदर। फोर्सेस आर मेंट टू फाइट द वॉर। ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए, ना सकी ये सभी जो पोस्टल सर्विस चलाने के लिए, भैंसों के तबेले चलाने के लिए, ये सभी चीज़ें के लिए हैं। तो टिट टू टेल रेशो बढ़ानी पड़ेगी। अननेसेसरी जो हमारे पास मैन फोर्स है उसको भी रिड ऑफ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे हमें कैपेबिलिटी है चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा हमें, तो टिट टू टेल रेशो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। दूसरा, बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज़ द नीड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन हमें चाहिएगी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपो लगा रहे हैं, बहुत सारे मतलब जो स्टार्टअप इंडिया और उनको बहुत ही ज़्यादा उनके मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI स्कीम के अंडर भी उनको बहुत ज़्यादा क्या है रियायतें हैं। उसके बाद देखेंगे ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ DRDO। अगर DRDO को थोड़ा और ऑटोनोमी दे जाए तो शायद कुछ और काम हो सकता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल, ये सभी देखिए। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू सिप्री इंडिया का क्या डेटा है, ये प्रेजेंटली ये उन्होंने बताया कि इंडिया 2019 के अंदर 2.4% ऑफ द GDP, लेकिन अब ये इंक्रीज़ हो गया आफ्टर द गलवान इंसिडेंट और 3 से भी ऊपर जा चुका है ये। ठीक है, और इसके बाद देखें तो रिसेंट ऑप्टिमाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया है। अब इसमें आने वाले टाइम में जो इसकी लीडरशिप है और इसमें डिसइंसेंटिव कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट इन OFD। अब इनकी जो मैनेजमेंट है वो चेंज होने वाले, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। और दूसरा अगर देखिए तो वे फॉरवर्ड के अंदर हमें एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, DRDO को और ऑटोनॉमी देनी होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मतलब ये जब ही हो पाएगा जब हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिल पाएगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। इसके बाद देखें तो रोल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन नेशन बिल्डिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है CAPF के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा है रोल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन नेशन बिल्डिंग, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो इसके साथ ही थोड़ा सा एक और डॉक्यूमेंट है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा इसको और कंप्रेस किया है, इसमें थोड़ी डेफिनेशन दी है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन की एक डेफिनेशन है। क्या सिग्निफिकेंस है डिफेंस इंडिजनाइजेशन की? स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हम अटेन कर सकते हैं। सिप्री का डेटा आप कोट कर सकते हैं 2022 का, जिसके अंदर हम लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गए हैं।
कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो सकती है हमारी अगर हम डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पे काम करेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर भी है हमारा। टू फ्रंट वॉर अगर हो जाए, कोलिसिव थ्रेट है चाइना पाकिस्तान मिलिट्री थ्रेट का, उसको हमें काउंटर करना होगा तो हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद आप देखिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 ये चेंज हो चुका है थोड़ा सा। अब इसमें क्या चेंज किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट टू बूस्ट डिफेंस इंडिजिनाइजेशन ये मेन चीज़ है उसमें। फीचर्स देखेंगे इसका, नेगेटिव लिस्ट मतलब बैन कर दिया हमने इंपोर्ट्स पे, काफ़ी चीज़ों पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ किया हमने, और फोकस किया हमने इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स को ज़्यादा इंडिजिनाइज मतलब खुद ही डेवलप करेंगे। अब FDI में मतलब ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी। उसके बाद देखें रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर इंडियन वेंडर्स और फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके बाद चैलेंजेस क्या है हमारे, लैक ऑफ फंड, ये तो हमेशा रहता है। इसका लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये बहुत मेजर क्या है आपका, बहुत ही मेजर आपका एक चैलेंज है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैंने आपसे बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अभी तक नहीं हमारे पास। उसका टेक्निकल डिफिकल्टीज, रिक्वायरमेंट पॉलिसी इश्यूज, नेग्लेक्ट टू नेसेसरी एमिनिटीज़, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज लैकिंग। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या आ सकता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, FDI इंकरेजमेंट, स्ट्रीमलाइन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मतलब ब्यूरोक्रेटिक डिले को कम किया जाए। ठीक है, तो ये अब ये थोड़ा सा इसमें और भी आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है आर्म्स का अपार्ट फ्रॉम इंडिया। पहला इंडिया है, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा इजिप्ट, चौथा UAE, फिफ्थ चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना अभी फिफ्थ लार्जेस्ट तो इंपोर्टर है, लेकिन एक्सपोर्टर कौन सा बन गया है, नंबर 1। चाइना हैज़ बिकम द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए थे आप, ठीक है। ओके, US है एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स, ये भी लिखा है US, आई थिंक US है। ओके, बट विल फाइंड आउट। ओके, आप कमेंट करिएगा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है आर्म्स का विद द लेटेस्ट डेटा, राइट। सो हेयर दिस इज़ योर होमवर्क। और ये थोड़ा इसके बारे में है, MPT मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक सीरीज़ क्या है, ठीक है। और बैच इज़ ऑलरेडी रनिंग, सो इसमें हम 30 टॉपिक्स मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड ही और शी कैन ज्वाइन। सो थैंक यू।